Okay. Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ओवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हम लोगों ने बात करी थी कि किसी भी कंपनी के ये दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उनकी वेल्थ को, उनकी एसेट्स को मैक्सिमाइज करना। ये दो मेजर गोल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी कंपनी रन करती है, क्योंकि उनको इन्वेस्टर्स की भी बहुत नीड होती है। अगर उनके पास इतने इन्वेस्टर्स नहीं होंगे उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट भी कम होगा और उनको ग्रो करने में भी आसानी होती है। उनके पास एक अच्छा फंड रेजिंग के लिए अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉयल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो हम लोगों ने बात यही करी थी। फिर हम लोगों ने बात करी थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि बहुत सारी ऐसे पैरामीटर्स हैं, ऐसे आर्गुमेंट्स थे जिस जो फेवर भी कर रहे थे प्रॉफिट को और अनफेवर भी कर रहे थे प्रॉफिट को, क्योंकि प्रॉफिट के साथ साथ हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम जो मनी की वैल्यू है ओवर द टाइम पीरियड हम उसकी बात ही नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जब भी हम टाइम वैल्यू और प्रॉफिट की बात करते हैं। फिर हम लोगों ने प्रॉफिट में रिस्क को निग्लेक्ट किया था, अवॉइड करते थे कि रिस्क को लेके साथ में नहीं चलते थे, जबकि फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट रिस्क, ये सारे रिस्क भी इन्वॉल्व होते ही हैं जब भी हम कोई भी बिजनेस रन करते हैं। देन हम लोगों ने बात करी कि शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करी। कुछ चीजें उसमें भी थी जो ड्रॉबैक्स हैं, जो उनके अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स थे। जैसे हम लोगों ने बात करी कि बहुत सारे हम लोग सिर्फ और सिर्फ जब शेयर होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात बारे में ही सोचते हैं तो हम प्रॉफिट को निगलेक्ट कर देते हैं। यानी हम जो इस बिजनेस जो आप चला रहे हो, जो रन कर रहे हो, उससे जो प्रॉफिट मेकिंग होती है हम लोग उसकी बात नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स पे ही फोकस कर लेते हैं, जो जो कि सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों की बात में एक दो चीजें ऐसी थी जो प्रॉफिट में मैक्सिमाइजेशन में हम लोगों को नहीं दिख रही थी और वेल्थ में दिख रही थी, जिसमें एक मेजर रोल था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो ये जो डिस्कशन है ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे रहेगा आज का। होता क्या है टाइम वैल्यू मनी? बेसिकली जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लीजिए आज हमारे पास जो अमाउंट ऑफ मनी है, हमारे पास 100 रुपीज हैं और हम उस 100 रुपीज से क्या क्या चीजें और कितनी परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी 100 रुपीज से हम लोगों ने कोई भी चीज पर परचेज करने गए, ठीक है, मार्केट से, तो वो अभी हमें 100 रुपीज में 10 मिल रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। फिर 1 साल बाद हम उसी 100 रुपीज से वही प्रोडक्ट सेम खरीदते हैं, तो पहले हमें अभी हमें मिल रहा है 10, लेकिन इन फ्यूचर हमें वो 10 नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो मनी की परचेजिंग पावर है, यानी उस 100 रुपीज की जो परचेजिंग पावर है, 100 रुपीज से हम क्या क्या और कितना खरीद सकते हैं, वो घटती जाती है, वो डिक्लाइन होती जाती है। ठीक है, उसमें एक फॉल आता जाता है जिसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन और भी एक्सक्यूज मी बहुत। मैम। यस। मैम पीपीटी आप शेयर नहीं कर रही क्या? वेट वेट, पीपीटी विजिबल नहीं हो रही है? ओके, जस्ट अ सेकंड। विजिबल है? हाँ, मेरे पास नोटिफिकेशन यस है। मैम। ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। ओके क्लास, we are we have discussed profit maximization and last lecture profit maximization and shareholders wealth maximization। तो इसी में हम लोगों को एक टर्म था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओवर द टाइम हमारे मनी की जो वैल्यू होती है, जो परचेजिंग पावर होती है, वो घटती जाती है। तो यहाँ पर हम उसी की बात कर रहे हैं। द मनी यू हैव इन हैंड एट द मोमेंट इज वर्थ
more than the same amount you may get in future. जो अमाउंट हमारे पास अभी है उससे हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको बहुत अलग अलग जगह उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको उससे हम उसका एक सही पैटर्न में हम उसको इन्वेस्ट करके हम उससे और अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है, मार्जिन अर्न कर सकते हैं। अगर हमें कोई मनी अभी रिसीव हो जाती है, लेकिन वही मनी हमें जब ओवर द टाइम पीरियड हमें आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 ईयर रिसीव होती है, तो ये जो 1 ईयर, 6 मंथ या 1 मंथ है, ये क्या होता है, इस ड्यूरेशन में, इस टाइम ड्यूरेशन में हम अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर देते हैं, यानी हम वो अपॉर्चुनिटी खो देते हैं जिससे हम उस टाइम पीरियड में उस मनी को इन्वॉल्व करके, उस मनी को यूज करके हम उससे कुछ अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है। इसलिए हमें टाइम वैल्यू और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि हम लोग सिर्फ मनी की बात करते हैं, मनी को कहाँ से एक्वायर करा जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, उसमें और कौन कौन से रोल हैं, तो जब हम उसकी बात करते हैं तो उसके साथ 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 हमें मनी की ओवर द टाइम क्या वैल्यू है उसकी भी बात करनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Second point है, the time value of money is also related to the concept of inflation and purchasing power, जिसकी हम लोगों ने बात करी कि सेम अमाउंट ऑफ मनी की परचेजिंग पावर करंट टाइम में और फ्यूचर में डिफरेंशिएट हो जाती है, फॉल हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, जिसको कि इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट अगर हम लोग जाएंगे इकोनॉमिक्स में, तो इन्फ्लेशन बहुत सारी चीजों से और भी बढ़ता है। जैसे इन्फ्लेशन का एक रीजन पीछे ये भी है कि जब आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिमांड, जब चीजों को कहा जाए कि डिमांड और सप्लाई में जब डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, तब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, जब होता क्या है कि मार्केट में आपको मनी की सप्लाई में डिफरेंशिएशन आ जाता है, यानी मनी की सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है या ज्यादा हो रहा है, तो इन्फ्लेशन आता है। तो यानी इन्फ्लेशन के पीछे बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो डायरेक्ट मनी से रिलेटेड है वो यही है कि एक टाइम पीरियड, अब इवन अभी हम लोग को जो मनी की वैल्यू है पिछले कुछ 10 सालों में भी वो घट चुकी है काफी, यानी उसकी परचेजिंग पावर घट चुकी है। तो यहाँ पर बात इसी चीज की हो रही है कि ये कितना जरूरी होता है, क्योंकि जब कंपनीज में क्या होता है, लॉन्ग टर्म कंपनी हमेशा जो भी प्रोजेक्ट्स लेके आती है या जो शेयर होल्डर्स की बात होती है हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अब इस लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो हमने वो पैसा लगाया, अभी लगाया ना हमने पैसा, तो अभी तो उस पैसे की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें उस प्रोजेक्ट से उतना रिफंड नहीं आएगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि हमने इतना पैसा अभी लगाया था, फ्यूचर में उसकी वैल्यू भी घट रही है, और अगर हमें अभी लगाए हुए पैसे का फ्यूचर में कोई रिफंड ना मिला या उतना रिफंड नहीं मिला, तो हमारे लिए ये प्रोजेक्ट वर्दी नहीं है, हमें इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये सारी चीजें जानने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर फोकस करना पड़ता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर डिस्कस करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डेफिनेशन। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द premise that an investor prefer to receive a payment of a fixed amount of money today rather than an equal amount in the future, all else being equal। ठीक है, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो ये नहीं चाहता कि जो ओवर द टाइम पीरियड उसको मनी है जो अभी रिसीव हो रहा हो, फ्यूचर में भी उसको उतना ही रिसीव हो। वो हमेशा फ्यूचर अभी लगाए हुए पैसे का ये सोचेगा कि फ्यूचर में हमें इसमें कुछ ऐड होके मिले, कुछ एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, तभी तो बेनिफिट होगा, इतना पैसा हमारा ब्लॉक रहेगा अगर उतने दिन, तभी तो उससे हमें कोई बेनिफिट अर्न होगा, तभी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से कोई बेनिफिट है, नहीं तो हम उस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। Then the other time value of money is defined as the value derived from the use of money। ठीक है, the value derived from the use of money means, यानी उस मनी के यूज से हमें जो वैल्यू रिसीव हो रही है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू रिसीव हो रही है, ठीक है, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट या री इन्वेस्टमेंट, हम उस मनी को जहां पर भी री इन्वेस्ट कर रहे हो या पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो उनसे हमें रिसीव हो रही है, यानी वो उस मनी से एक्स्ट्रा वैल्यू, यानी उस मनी की के इन्वेस्टमेंट की वजह से जो हमें पैसा रिसीव हो रहा है उसको बोलेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने लास्ट टर्न पे भी कुछ डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने बात करी थी कि अभी हमें जैसे हमारे पास 1 रुपी है, और 1 रुपी में अभी हम परचेज करने, पहले हम परचेज करने गए तो उस 1 रुपी में हमें एक टॉफी मिल रही है, अवेलेबल हो रही है, लेकिन हम जब अभी कुछ साल बाद हम लेने जा रहे हैं तो उस 1 रुपी में वो 1 टॉफी नहीं अवेलेबल है, आपको उसके लिए 2 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं। तो यानी वही सेम प्रोडक्ट आपको महंगा मिल रहा है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। यानी कॉस्ट बढ़ गई है, यानी मनी पहले एक टॉफी को खरीदने के लिए हमें कम पैसा देना पड़ता था, अब हमें ज्यादा देना पड़ रहा है, यानी मनी ने अपनी वर्थ घटा दी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रीजंस की तरफ, बात करते हैं कि कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसका एग्जिस्टेंस हुआ, या रिसर्चर ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी एक पार्ट बनाया, अहमियत दी और ये जरूरी समझा, ठीक है, कि इसके बारे में भी जानना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी रिजल्ट इन मनी विद इट्स टाइम वैल्यू। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट रेट। हम देखते हैं कि जो पैसा हम अभी लगाते हैं, मान लीजिए हमने किसी बैंक में आरडी कराई या एफडी कराई, ठीक है, तो जब हम एफडी कराते हैं कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, हमसे बैंक ये बोलता है कि अगर आपने 10,000 रुपीज अभी हमारे पास सबमिट किए और आपने ये 5 साल के लिए सबमिट किए, तो हम आपको 20,000 रुपीज रिटर्न करेंगे। तो ऑब्वियसली ये जो 10,000 पे हमें 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये जो इंटरेस्ट रेट जो भी चल रहा हो बैंक का, तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 मिल रहा है ये हमें 5 साल की एक तरीके से वर्थ मिल रही है, यानी नेक्स्ट 5 ईयर में उस मनी की जो एक्स्ट्रा वैल्यू हमें मिल रही है ओवर अ टाइम पीरियड। तो इसके लिए यानी जो इंटरेस्ट रेट था इकोनॉमी में, उसकी वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया गया, उसके बारे में बात की जाती है। सेकेंड, हम लोग बात करते हैं sacrificing present ownership requires possibility of having more future ownership। यानी अगर हमारे पास कोई हमसे कहने आता है भाई तुम हमें अभी 1 लाख रुपए दे दो और अभी हमें बहुत जरूरत है, और हम ऐसा करते हैं, हम तुमको 1 साल बाद जब रिटर्न करेंगे तो हम तुम्हें 1 लाख 1,20,000 रिफंड करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या है, हम अपनी ओनरशिप सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना 1 लाख रुपए के लिए। ये जो सेक्रीफाइस है आपका, ये जो आप अपनी ओनरशिप दूसरे को दे रहे हैं, इस सेक्रीफाइस का भी तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो पैसा तो आपका था, आपके पास रहता तो आप उसको यूज कर सकते थे या आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे। तो अगर कोई आपसे मांगने आ रहा है तो आप उसको अगर अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करो तो आप उसके बदले में चाहोगे कि भाई अगर हम फ्यूचर में हमें ये रिसीव हो रहा है तो हमें फ्यूचर में इसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए जो अभी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो यही सेकंड पॉइंट हमारा बताता है कि अपनी करंट टाइम की ओनरशिप को आप जब रिप्लेस करते हैं या हैंड ओवर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे को, तो फ्यूचर में आपको उस ओनरशिप का कोई बेनिफिट भी मिलना चाहिए। यहाँ पर इसकी बात करी जा रही है। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी इज वन ऑफ द मेजर कॉज। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी हम जिन 10,000 रुपीज से जो काम कर सकते हैं फ्यूचर में वो नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर में वो 1 रुपी की वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग में चली जाएगी अगेन, फिर और नेक्स्ट ईयर वो 9, मान लेते हैं हम लोग अभी 1 रुपी है, फिर 9.8 हो जाएगा, फिर 9.7, फिर 9.6। ये क्या है, धीरे धीरे घट रही है, ड्रॉप हो रहा है उसमें इन्फ्लेशन में, इकोनॉमी में, ठीक। इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में ड्रॉप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको इसको सेटल अप करने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हमारा अभी कोई पैसा रिसीव हो रहा है, अगर अभी हमें कोई हो रहा है, तो वो डिस्काउंटेड रेट पे भी अगर रिसीव हो रहा है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही है, ठीक। इसीलिए आपने देखा होगा ना, कई लोग, कई बिजनेसमैन क्या करते हैं, कहते हैं कि वो भाई अब अगर तुम हमें अभी कैश पेमेंट करोगे तो हम तुम्हें 10% का डिस्काउंट दे देंगे, और अगर तुम हमें बाद में करोगे, 6 महीने बाद पेमेंट करोगे तो तुम्हें पूरे देने पड़ेंगे। हम क्यों डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी उस डिस्काउंटेड रेट पे भी वो कैश हमारे लिए अभी वर्दी है, वो हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर अभी हमारे पास वो लिक्विड आ जाएगा, अभी हमारे पास वो कैश आएगा, तो हम उस कैश को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देंगे,
वहां हम उस 10% से ज्यादा अर्न कर सकते हैं, या हम अपने बिजनेस में वो पैसा लगा देंगे, उस बिजनेस में लगाने से हमें ज्यादा फंड रेज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम उस डिस्काउंटेड रेट में भी बेनिफिट में ही होते हैं। फिर आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पे, विच इज रिस्क और अनसर्टेनिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम। फिर लास्ट पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको नहीं पता कि कौन सा रिस्क या कौन सी अनसर्टेनिटी आपका वेट कर रही है। ठीक है, तो उस अनसर्टेनिटी, उस रिस्क को कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत फेवरेबल होता है अगर वो पैसा हमें अभी रिसीव हो जाए। क्योंकि होता है ना, कई बार हमने किसी को पैसा दिया और वो पैसा लेके चला गया, आपका बहुत टाइम हो गया, उसने घर चेंज कर लिया। ठीक है, तो आपको नहीं मालूम कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, या इन केस आपने जिसको पैसा दिया था या जिस बिजनेस में आपने पैसे लगाया था वो बिजनेस बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, बिजनेस बंद हो गया, ये जिस कंपनी में लगाया था वो कंपनी ने बिजनेस बंद कर दिया, इंडिया छोड़ के चले गए, तो बहुत सारी रिस्क हो सकती है, अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं। और इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं भाई पैसा अभी रिसीव हो जाए, हमारे लिए तो वही बढ़िया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंस। अब इस टाइम वैल्यू, अभी तो हम लोगों ने बात करी कि क्यों लाया गया एग्जिस्टेंस में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात क्यों करी गई और उसका होना क्यों जरूरी है। देन हम लोग बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस में क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, हम लोगों को क्यों पढ़ना पड़ रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। 3 पॉइंट्स हैं। पहला है, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट the time value recognize that the value of cash flows will rise in the future due to investment actions। ठीक है, पहले पॉइंट में हमें बताया जा रहा है, जो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं कि हमारा कैश फ्लो किसी एक प्रोजेक्ट में कितना हो रहा है। ठीक है, और वो जो हमारा कैश फ्लो, मान लीजिए हमने कोई एक प्रोजेक्ट किया, वो प्रोजेक्ट डैम बना रहे हैं हम। ठीक है, उस डैम में हमने लगातार 5 सालों तक हर साल हम उसमें पर ईयर 5-5 लाख लगा रहे हैं। ठीक है, तो हर साल 5 लगा रहे हैं। ठीक, अब हर साल वो 5 लैक्स लगाने के बाद फिर आप देखते हो ना कि रोड्स बनती है, रोड में टोल प्लाजा बना दिए जाते हैं, यानी कि हमें वो रोड कितना या वो डैम क्या अर्न करके देगा। ठीक है, वो जो टोल प्लाजाज हैं उनसे हमें कितना बेनिफिट होगा, इधर से कितने लोग जाएंगे, कितने लोग जाना चाहते हैं। ठीक, तो उससे हमें कितना बेनिफिट अर्न होगा, यानी हमने अभी देखा क्या, कैश फ्लो, यानी हम कैश इनफ्लो कर रहे हैं, अभी हम कैश उस डैम को बनाने में लगा रहे हैं। फिर बाद में कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, यानी उससे अगर एक अप्रोक्सीमेट उतना आउटफ्लो होगा उस प्रोजेक्ट से हमें, उस इन्वेस्टमेंट से हमें, तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि करंट में इस मनी की क्या वैल्यू है, और ओवर द टाइम पीरियड हमें कितना फ्यूचर में ऐड होके मिलेगा। ठीक है, फिर सेकेंड आते हैं हम लोग कैपिटल बजटिंग में। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कैपिटल बजटिंग में क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी की नीड है। Time value of money is a central concept in capital budgeting. It makes it easier for company managers to be flexible with their cash flow over time. हम लोग लास्ट कुछ लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं कि जब हम लोग कैपिटल बजट बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम बजट बनाते हैं तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। यानी दो चीजों पे हम काम करते हैं, कहाँ से हमें फंड रेज होगा, हम लोगों ने डिबेंचर्स इशू करेंगे, हम लोग बॉन्ड परचेज करेंगे, और हम लोग शेयर्स लेंगे। तो यानी हम लोगों ने 3 पॉइंट देख लिए, यहाँ 3 जगह से हमें जो हमारा फंड होगा रेज होगा। अब हम देख रहे हैं कि हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला देखा कि भाई हमें 5 ये बड़ी बड़ी कंपनियां, हम इनमें पैसा लगाएंगे, या स्टार्टअप्स हैं हम इनमें पैसा लगाएंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि अब ये पैसा हम अगर लगा रहे हैं, अभी हम कितना इन्वेस्टमेंट इनको कर रहे हैं। और हम, अच्छा ये देखा इसलिए जाता, देखा ऐसे जाता है कि लास्ट कुछ ईयर्स में अगर हमने वहां उन कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो हम देखते हैं कि हमें कितना रिटर्न आ रहा है। और अगर जिस कंपनी से ज्यादा रिटर्न आता है वहां हम अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ताकि हमें वहां से अच्छे रिफंड्स मिलने लगे। तो ये जो हमें हमारा कैपिटल है, इसकी बजटिंग बनाने के लिए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मेजर ध्यान रखना पड़ता है। हेल्प करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें अपनी बजट्स बनाने में। फिर आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, इन फाइनेंशियल डिसीजंस।
knowing that the time worth of money counts in financial decision making will decide whether you are going to get everything you need for the rest of your life or whether you are going to live the way you want to do today when coping with financial problems tomorrow. ठीक है, जब भी हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे पास अभी कितना पैसा है और इस पैसे से क्या हम आराम से काम कर सकते हैं या हमें फ्यूचर में और पैसे की जरूरत पड़ेगी अपने डेली रूटीन्स के को वर्कआउट करने के लिए। तो ऑब्वियसली हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम अपना पैसा किसी ऐसी जगह लगाना पसंद करते हैं कि जहां से हमें रिफंड्स आते रहे, तो हमें कहीं ना कहीं एक सर्टेन रेट ऑफ अमाउंट से मंथली ईयरली कुछ रिफंड्स आते रहे। ठीक है, यानी हमारे पास अभी अगर बहुत पैसा है, हम उसे अभी कहीं सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस सही इन्वेस्टमेंट से रिफंड्स आते रहते हैं और हमारा पैसा भी सेव रहता है या हमारा जो कैपिटल है, पूंजी है, वो भी सेव रहती है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बात करी कि फाइनेंस में क्यों जरूरी है जानना टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, क्यों जरूरी है इन अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में जानने के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो चाहे कैपिटल बजटिंग हो इन और फाइनेंशियल डिसीजंस की बात हो, ये तो अगर हम लोग इसको अगर शॉर्ट उसमें एक देखें, एक थोड़ा सा नैरो, ये तो अभी हम लोगों ने वाइडर टर्म में बात करी, कंपनीज के लिए भी बात करी। अगर हम लोग इसको थोड़ा नैरो टर्म में देखें ना, अगर हम लोग अपने घरों का भी एग्जाम्पल लें तो वहां पर भी हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी ये देखते हैं ना कि मान लीजिए उन्होंने देखा कि भाई हमारा बच्चा अभी तो बहुत स्टार्टिंग मतलब प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है, फिर उन्होंने सोचा भाई फ्यूचर में ये कहीं ना कोई हायर एजुकेशन में तो जाना पसंद करेगा। ठीक, तो उसके लिए बहुत सारे और खर्चे आएंगे और उनको कोप अप करने के लिए, क्योंकि अभी उनके पास पैसा है, अभी उतने एक्सपेंसेस नहीं है आपके एजुकेशन या उस पर, तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अभी से स्टार्ट कर देते हैं ताकि इन फ्यूचर उस इन्वेस्टमेंट उस जो भी उन्होंने, चाहे वो मंथली 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, 1000 इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, इन फ्यूचर वो पैसा इकट्ठा जब हो जाता है और उस पैसे पे उन्हें जहां पर भी वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक्स में कर रहे हैं या कहीं पर भी वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां क्या होता है, वो उस इन्वेस्टेड मनी पे उन्हें कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा होता है। यानी कैपिटल अमाउंट, या हम लोग उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोल सकते हैं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, ठीक है, तो ये अपने आप में एक बिग अमाउंट बन जाता है। और ओवर अ टाइम पीरियड, मान लीजिए उन्होंने 10 सालों के लिए कोई पॉलिसी ली है या ऐसे किसी साल के लिए, तो जब इतने टाइम पीरियड में इतना सारा जब वो अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जब उन्हें नीड होती है तब उन्हें काफी अमाउंट मिल जाता है। ठीक, इनफ होता है ताकि वो चाहे वो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करना हो या कोई भी और बिजनेस में लगाना हो, उनको बिजनेस खड़ा करना हो, किसी भी एक चीज के लिए उनके पास अच्छा हैंडसम अमाउंट रहता है। और एक ये एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे आप पेरेंट्स क्या करते हैं, मेडिकल बेनिफिट से मेडिकल पॉलिसीज ले लेते हैं, उसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की नीड है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो कहा जाए, जो ये इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज हैं, चाहे वो LICs हो गई या और भी फ्यूचर जनरली ग्रुप हो गया, तो ये लोग उसी के अकॉर्डिंग असेसमेंट करते हैं और जो अमाउंट होता है ना वो इतना हमसे इन्वेस्ट करा लेते हैं कि उनको, आपको जब रिटर्न करना हो तो उनको वो बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं लगता, उनके पास ऑलरेडी इनफ अमाउंट होता है, उनके पास ऑलरेडी वो आपसे इतना इनफ ले चुके होते हैं कि उनको वो या इन्वेस्ट कर चुके होते हैं आपसे लिए गए अमाउंट को, जैसे बैंक्स करते हैं ना, बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमारे उसी डिपॉजिट अमाउंट को ही जब लोग लोन लेने आते हैं तो उसमें देते हैं, तो उनसे वो इंटरेस्ट लेते हैं और हम लोगों को इंटरेस्ट एक तरीके से देते हैं क्योंकि हमने डिपॉजिट किया हुआ है। बस क्या होता है, जब वो इंटरेस्ट लेते हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, और जब वो दे रहे होते हैं, प्रोवाइड करा रहे होते हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गए, RDs हो गए, सेविंग्स हो गए, तो कम देते हैं, बहुत ही नॉमिनल, अलग अलग मतलब फ्रीक्वेंसी रहती है इनमें। तो कहीं ना कहीं LICs, फिर हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स, मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, FDs हो गई, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गए,
ये जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, इन सब में आप देखोगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मेजर रोल है। इवन लोन्स में हम लोग जब लोन लेने जाते हैं ना किसी बैंक से, आप लोन के लिए बात भी करने जाओ तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बैंक्स जब आपको हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और ये जो हायर इंटरेस्ट रेट होता है, ये इतना होता है कि अगर आपने 5 साल के लोन लिया है तो आप देखोगे कि वो स्टार्टिंग के 3 साल या 4 साल में आपसे इतना अमाउंट ले लेते हैं कि लास्ट में उनका जो इंटरेस्ट जो रेट होता है वो बहुत घटता चला जाता है, बहुत कम बचता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे तो अपने आप जब एंड में हमारा आता है तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट रह जाता है और इंटरेस्ट रेट घट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग में ही हमसे उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एक्सेस जितना भी अमाउंट था, जितने भी चार्जेस वाला अमाउंट था, वो पूरा का पूरा हमसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए वो एक ऑप्शन और भी देते हैं कि लास्ट 1 ईयर में अगर आप एक साथ अपना लोन पे करना चाहते हो, यानी आपने 4 साल तक ईएमआई दी है और लास्ट में आप चाहते हो कि इकट्ठे पे कर दो, तो इकट्ठे पे कर सकते हो, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अब उनका कुछ बेनिफिट उसमें बचा नहीं है, जितनी जल्दी आप वाइंड अप कर दो उतना बेटर रहता है उनके लिए। तो ये सारी वो चीजें हैं जो अगर हम नैरो टर्म में देखें कि आसपास हमारे मौजूद हैं, उन सब में कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी अपना मेजर रोल प्ले करता ही करता है। देन हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। यहाँ कुछ वेरिएबल्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैटर करते हैं डिपिक्ट करने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। पहला दिया है द वैल्यू टुडे कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू सिंपल। जो पैसा हमें अभी रिसीव हो रहा है उस या अभी जितना पैसा है हमारे पास उसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। और सेकंड पॉइंट दिया द वैल्यू ऑफ सम फ्यूचर डेट कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। सिंपल सी बात है, फ्यूचर में मिलने वाला अमाउंट अगर हम अभी रिसीव कर रहे हो या फ्यूचर में रिसीव कर रहे हो, वो फ्यूचर वैल्यू ही बोली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ दो वैल्यूज होती है, पहला होता है प्रेजेंट वैल्यू, दूसरी होती है फ्यूचर वैल्यू। देन उसके बाद दिया है नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। यानी यहाँ पर बात करी जा रही है अभी और इन फ्यूचर के बीच में जो टाइम स्पैम है उसको एन नंबर्स से डिपेक्ट किया जाता है। तो जो एन होता है ये होता है टाइम पीरियड, फिर आता है एनुअल परसेंटेज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को हम आर या आई से डिपेक्ट करते हैं। कहीं कहीं आप देखोगे कि आर लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट, और कहीं कहीं पे वो आई लिखा रहता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली आर्ट से डिपेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। कंपाउंडिंग यानी आप कितने साल कितना कंपाउंडिंग पीरियड है, तो हर ईयर को एम से डिपेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग एक बात करते हैं एन्युटी पेमेंट्स। एन्युटी जरूरी नहीं है हर केस में हो। एन्युटी के मतलब होता है जब पर मंथ रेगुलरली आप या तो पे कर रहे हो या आपको रेगुलरली आप रिसीव कर रहे हो, उसको बोलते हैं एन्युटीज, ठीक है। जिसको हम लोग ईएमआई बोलते हैं ना, एक तरीके से आप वैसे ही समझ लीजिए। एन्युटीज वही होती हैं जब हम रेगुलर पेमेंट कर रहे होते हैं या रेगुलर पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे वो एन्युटीज उसको डिपिक्ट किया जाता है पीएमटी से। तो ये वेरिएबल्स हो गए जो फॉर्मूले में ये सब चीजें रहेंगी। फिर आ जाते हैं हम लोग एक एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए। आसान है ये भी, सिंपल सी बात है। इफ एन इंडिविजुअल इज गिवन टू ऑप्शन ए, एक इंडिविजुअल है उसको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला, टू रिसीव रुपीज 10,000 नाउ, 10,000 रुपए आपको अभी दे दिए जाए, और दूसरा भी ऑप्शन है या हम आपको 10,000 रुपए 3 साल बाद दें। ही विल प्रेफर 10,000 नाउ, लेकिन सेम अमाउंट है, ठीक है। उनको बोला जा रहा है या आप 10,000 अभी ले लो या 10,000 3 साल बाद लो, तो वो क्या कह रहे हैं कि क्यों प्रेफर करेंगे 10,000 अभी लेने के लिए, ऑल्दो द अमाउंट इज सेम। क्योंकि अमाउंट सेम है तो जब आपको सेम अमाउंट मिल रहा है तो आप हमेशा चाहोगे भाई पैसा अभी रिसीव हो जाए। बाय रिसीविंग 10,000 टुडे यू कैन इंक्रीज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर मनी, ठीक है। जो पैसा जो 10,000 रुपीज आपको अभी रिसीव हो जाएंगे, इसको आप यूज कर सकते हो। 3 साल बाद मिलेंगे तो वो 3 साल का टाइम स्पैम आपका अपॉर्चुनिटी जो आप ले सकते थे वो अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई आपकी, तो आप अभी पैसा लेना पसंद कर दोगे और उसको इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पर इसको और बेटर तरीके से समझ लेते हैं। अ, ये जो ग्राफ है नीचे आपको दिख रहा है, ये कैश फ्लो का ग्राफ है। ये जीरो, पहला ईयर है जीरो, फिर है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो ये 3 साल है। लास्ट वाला ईयर आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, दो ऑप्शंस है। पहला है, आपको बोला जा रहा है कि 10,000 आप अभी रिसीव कर लो। दूसरे ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि 10,000 आप 3 साल बाद रिसीव करो। तो अब होता क्या है कि आपको, आपने क्या सोचा कि भाई अगर हमें अभी पैसा मिल जाता है तो हम इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस इंटरेस्ट, यानी कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक। और अब यहाँ पर क्या है, यहाँ या तो ये ऑप्शन हो रहा हो कि हम उसे खुद ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना कुछ भी होगा, यानी 10,000 हमें अभी रिसीव हो रहे हैं तो हम उसका कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम आपको 3 साल बाद 10,000 रुपए देंगे, तो यहाँ तो हमारा लॉस है ना। यानी 3 साल बाद हम अगर अमाउंट मिलेगा 10,000 तो हम 10,000 क्यों लेंगे, इसमें ऐड भी तो होना चाहिए इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बोली जा रही है, यही बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर हमें फ्यूचर में कोई अमाउंट रिसीव होने वाला है, मान लीजिए जैसे कई बार होता है ना कि आप देखते हैं कि आपने एफडी कराई और हम लोगों ने बात करी कि हमने एफडी कराई तो हमें वो एफडी का अमाउंट हमें जो रिसीव होगा वो हमने अभी लगाया 5 लाख रुपए और हमें 10 साल बाद हमें वो 15 लाख हमें 10 साल बाद वो हमें 10 लाख रिसीव हो रहा है, जस्ट डबल अमाउंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो वो 10 साल बाद जो हमें डबल अमाउंट रिसीव हो रहा है यानी उसमें बाकी का इंटरेस्ट ऐड होता जा रहा है। ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं कि वो जो हमने ओवर द टाइम पीरियड है, अगर हम उससे पहले चाहते हैं कि हमें रिसीव हो जाए, यानी हमने 5 लाख लगाए, 5 लाख 5 साल बाद वो 10 लाख हो गए। ठीक, 5 साल बाद अगर हम रिसीव करेंगे तो हमें 10 लैक्स होंगे। अब इसमें ही केसेस आते हैं कि अगर हमें वो एफडी 4 साल बाद उसकी जरूरत पड़ गई, तो वो 4 साल बाद जब हमें एफडी मिलेगी तो या तो उसमें से क्या करेंगे, वो थोड़ा सा कुछ पेनल्टी का अमाउंट काटेंगे और साथ ही साथ आपको वो 1 साल का जो हमें इंटरेस्ट मिलना था वो भी तो काट के देंगे। ठीक है, तो हम लोग फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं वो हमें 8 लैक्स रिफंड करते हैं, यानी 5 साल प्लस जो 5 साल और हमने 1 साल पहले रिसीव कर लिया, यानी 4 साल में हमने रिसीव कर लिया तो हमें 8 लाख रुपीज मिल रहे हैं। तो 8 लैक्स क्या होता है, डिस्काउंटेड रेट हो जाते हैं, हम अमाउंट को पहले रिसीव कर लेते हैं। तो ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ये इन्हीं सब चीजों पे बेस है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इनकी टेक्निक्स की, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। जो ए में हो रहा है ये होता है डिस्काउंटिंग, अभी हम रिसीव कर ले रहे हैं, और बी में जब हम बाद में रिसीव करेंगे तो कंपाउंडिंग, यानी उसमें इंटरेस्ट ऐड होते जाना चाहिए। ये ए वाले ऑप्शन में तो हमने खुद ही इन्वेस्ट कर लिया है, हमें अभी रिसीव हो गया और हमने उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने ये आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग टेक्निक्स यूज होती हैं, क्या फॉर्मूले हैं उनके। आई होप क्लास कि आपको ये सारी चीजें टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। इफ समवन वांट टू आस्क, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। क्लास किसी को कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो।